साथियों, आप सभी लोगों का आज के मीटिंग्स में मैं धर्मेंद्र कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जिनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो आप सभी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखें ताकि मीटिंग में किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस ना हो। इसके साथ साथ आपको इस मीटिंग को पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक तरीके से आपको देखना है और सुनना है, क्योंकि दोस्तों जो आज का जो हमारा मीटिंग है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जिसका हमें बहुत समय से बेसब्री से इंतजार था वो प्रोडक्ट्स दोस्तों हमारे बीच में लॉन्च होने वाले हैं आज की मीटिंग के माध्यम से, और उनका प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मिलने वाला है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो इसलिए सभी लोग अपने आप को म्यूट करके रखें और मीटिंग को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। आज की मीटिंग को लेने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी उपस्थित है, जिनको दोस्तों इस बिजनेस का बहुत ही प्रैक्टिकल अनुभव है, और दोस्तों जो कि हमारे कंपनी के एमडी सर हैं। तो मैं आप सभी लोगों जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर एंड ग्रेट सीनियर मिस्टर रणधीर सर। वेलकम है सर आपका। सर धर्मेंद्र जी, थैंक यू। सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सब लोगों के मेहनत के कारण, आप सब लोगों के विश्वास और डेडिकेशन के कारण दोस्तों पिछले 2.5-3 साल के अंदर हम लोग 75 प्रोडक्ट लॉन्च करने में कामयाब रहे, और उसी श्रृंखला में हम लोगों ने अगले कुछ दिनों के अंदर 25 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का वादा जो आप लोगों से किया था, उसी कड़ी में 4 प्रोडक्ट हम लोग पिछले हफ्ते लॉन्च कर चुके हैं और 4 प्रोडक्ट की लॉन्चिंग आज है। और इन प्रोडक्ट्स का जो इंतजार था वो बहुत लंबे समय से था। इन प्रोडक्ट्स का ये जो प्रोडक्ट्स है आपके बिजनेस में एक मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि हम लोग दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के हम 4 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अगले 1 से 2 महीने में 2 से 3 और नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। लेकिन आज इन 4 प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, डिटेल से इनके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे बीच में एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट बहुत ही जिनको वाइड नॉलेज है और पूरे देश में बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में जो ट्रेनिंग देते हैं, और बेसिकली वो डॉक्टर हैं और हमारे बीच में विराजमान है। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। जो 4 प्रोडक्ट आज लॉन्च करेंगे उन 4 प्रोडक्ट की डिटेल हमारे बीच में रखेंगे। शायद वो आवाज़ मेरी उन तक पहुंच रही है, जो बहुत ही जिनका ज़बरदस्त नॉलेज है एग्रीकल्चर के बारे में, और बहुत ही जिनकी रिसर्च है, स्टडी है। बेसिकली वो डॉक्टर हैं और अभी भी रिसर्च उनका कंटिन्यू है। तो मैं आप सब लोगों के सहयोग से हम ज़्यादा समय ना लेते हुए वेलकम करते हैं डॉक्टर सुनैना जी। अगर उनकी आवाज़, हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो प्लीज़ डॉक्टर सुनैना जी आएँ और आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। हेलो, हेलो, आज ऑडिबल है सर सबको? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर सुनैना and I have qualified as a MSc in agriculture and pursuing for the PhD. So जैसे कि आज सबको पता है कि आज हम इस सेशन में हैं रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्या प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एग्रीकल्चर क्या है? ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका एग्री का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। अगर हम बात करें, कोई भी फसल लगा रहे हैं, हम कोई भी क्रॉपिंग कर रहे हैं, सबसे पहले सीड है। अगर सीड लगाएंगे तो भी आगे आगे क्रॉप आएगी। और ऐसे है कि कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो बेस्ड हैं कि हम सोइंग करें और आगे क्रॉप्स हों, और कुछ ऐसी है जिनकी हम डायरेक्टली जड़ें लगाते हैं। तो एग्रीकल्चर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में। सो नेक्स्ट स्लाइड सर। तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी मिट्टी, सॉइल। अगर सॉइल हमारी फर्टाइल है
फिर ही आगे हम जो भी हमारी फसल लगा रहे हैं, आगे जो भी क्रॉप लगा रहे हैं, चाहे वो मेज है, शुगर केन है, कॉटन है या फिर कोई भी और क्रॉप है, ठीक है, फिर ही वो आगे अच्छी आएगी। अब जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चल रही है, क्यों जरूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग? बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि विदाउट मिट्टी को नुकसान पहुंचाए हम मिट्टी को पोषण दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं और उसकी फर्टिलिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? जब हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। वही अगर हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का क्या है कि हाँ उसके हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, हमने केमिकल यूज किया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें बहुत अच्छी यील्ड मिली, जो कई बार तो कुछ फार्मर्स को तो डबल ही यील्ड मिल रही है। बट फॉर द नेक्स्ट टाइम जब हम केमिकल यूज करेंगे, धीरे धीरे वो जो क्रॉप की यील्ड है, फसल की पैदावार है, वो कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। रीजन बिहाइंड, जैसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं, हम घर में नींबू पानी बनाते हैं, है ना। नींबू पानी के लिए अब हम क्या करते हैं कि चीनी डालते हैं, बट चीनी एक टाइम के बाद वो घुलनी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी एक सॉल्युबिलिटी है कि वो पानी में एक लिमिट तक ही उसको डिसॉल्व कर सकती है, उसके बाद वो पानी में ऐसे ही रहती है। इन द सिमिलर वे जब हम केमिकल यूज करते हैं अपनी मिट्टी के ऊपर, केमिकल क्या है कि जब तक जितना मिट्टी उसको ले सकती है वो ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा, बट एक टाइम के बाद वो केमिकल मिट्टी के ऊपर ही जमना शुरू हो जाता है। रिजल्ट्स क्या आते हैं कि फिर उसके बाद हम कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो मिट्टी के अंदर जा ही नहीं पाता। अब चाहे कोई भी फर्टिलाइजर है, कोई भी बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है, वो तभी काम करेगा अगर वो मिट्टी के अंदर जाएगा। बट अगर मिट्टी के ऊपर ऐसी कोई लेयर बनी हुई है केमिकल की जो एक बैरियर की तरह काम कर रही है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि जिसमें हम प्योरली वो चीजें यूज कर रहे हैं जो मिट्टी को नेचुरल रूप से उसको डिसॉल्व कर पाए, ठीक है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी यूज the pesticide and the biofertilizer which are very eco-friendly, which are very soil friendly, ठीक है, जो कि easily मिट्टी के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। मिट्टी के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, उसकी फर्टिलिटी को, उनकी जो आगे अमाउंट है उसको इंक्रीज करें, ठीक है। अब मिट्टी के अंदर बहुत कुछ है, सबको पता है, माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया आ जाती है, फंगस आ जाते हैं, पेस्ट आ जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये सारे ही फायदेमंद हैं और सारे ही नुकसानदायक, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या है कि जितने बैक्टीरियाज होते हैं जब तक वो मिट्टी के अंदर है वो बेनिफिशियल ही होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जैसे कि अगर एक कोई बैक्टीरिया हम ले ले, एजोटोबैक्टर ले ले, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब कि जैसे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है खाना खाना, जब तक खाना खाएंगे तब तक हमें एनर्जी मिलेगी, हमारी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी। वैसे ही प्लांट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो नाइट्रोजन जो है उसका साइज प्लांट के लिए बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन को वो जो एजोटोबैक्टर है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और पूरे प्लांट तक आगे पहुंचाता है। तो ये एक बेसिक जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का है कि वही चीज हम मिट्टी को दें जो कि मिट्टी के लिए अच्छी है, जो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है। एक छोटा सा कंपैरिजन है आगे हमारे आगे पास, जो कि है कि कन्वेंशनल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। कन्वेंशनल फार्मिंग जो होती है वो प्रॉपरली केमिकल बेस्ड होती है, ठीक है, जिसमें चाहे कोई बायो फर्टिलाइजर है, सॉरी, जिसमें कोई फर्टिलाइजर है या कोई भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल। बट इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है, जो भी न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं, जो फर्टिलाइजेशन हम कर रहे हैं मिट्टी की, वो सारी ऑर्गेनिक बेस्ड होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी को नरिशमेंट मिलेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, चाहे वो जिंक है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, एनपीके है, या फिर अगर हम बात करें कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है, ये मिट्टी में लॉक नहीं करेगा, बल्कि जो लॉक्ड फॉर्म में है उसको भी अनलॉक करना शुरू कर देगा और प्लांट को देना शुरू कर देगा। बट वैसे अगर दूसरे हाथ में हम बात करें
केमिकल बेस्ड जो हमारे एग्रीकल्चर है वो मिट्टी को नुकसान ही पहुंचाता है, ठीक है। वो मिट्टी की फर्टिलिटी को कम करता है। जितना ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं, जो हमारे गैसेस है, गैसेस का एक्सचेंज जो है वो उसमें डिस्टरबेंस आ रही है, मिट्टी का पोल्यूशन होना शुरू हो गया है। जैसे हवा का प्रदूषण होता है वैसे ही मिट्टी का भी होता है, ठीक है। मिट्टी का पोल्यूशन मतलब कि जब उसमें प्रॉपर वो सारी चीजें ना मिले जो एक प्लांट को उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, जब वो चीजें एब्सेंट होंगी तो उसको हम बोल देते हैं सॉइल पोल्यूशन। और इसमें क्या होगा कि मेनली ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में उसको उनकी एक्टिविटी को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। बट रेदर इन दी ऑर्गेनिक फार्मिंग जितने भी लॉग चाहे न्यूट्रिएंट्स है चाहे अनलॉग्ड है उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, उसको डोमिनेट नहीं करता, उसको और भी ज्यादा बढ़ाता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जब भी आप फार्मिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, आपने इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो दैट आर केमिकल बेस्ड और दैट आर ऑर्गेनिक वन, ठीक है। हमेशा प्रेफरेंस आपने ऑर्गेनिक को ही देनी है। ये इस बात पे नहीं जाना कि आपको यील्ड अच्छी मिल रही है, जो फसल की पैदावार है वो अच्छी मिल रही है तो आप केमिकल यूज करो, नहीं, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है। बट अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, ये आने वाले जितना भी टाइम है वो सारा टाइम जो है अच्छे से होगा। एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट टाइम होगा अगर वो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। सो आवर वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इज, यस सर, अर्थवेल। अर्थवेल क्या है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली ग्रैनुलर फॉर्म में है, ठीक है। ग्रैनुलर फॉर्म में है मतलब अभी जैसे मैंने बात की कि केमिकल यूज कर रहे हैं, वेरी बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि अब हम सभी अपने घर पे हैं या किसी ऑफिस में बैठे हैं, अब हमारे सर के ऊपर एक छत है, ठीक है। अब चाहे बारिश आ जाए या धूप होती है तो वो हमें अफेक्ट नहीं करती, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक बैरियर आ जाता है, एक रुकावट आ जाती है। सिमिलरली जब हम केमिकल यूज करते हैं, केमिकल जितना डिसॉल्व हो सकता है वो हो जाता है मिट्टी में, बट जो बच जाते हैं रेजिड्यूज जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो रेजिड्यूज बच जाते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी के ऊपर लेयर बनानी शुरू कर देते हैं। अब वो लेयर एक बैरियर की तरह काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो अर्थवेल क्या है कि ये एक ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन पे बेस्ड है, मतलब दानेदार प्रोडक्ट है कि इसकी आप स्प्रे नहीं करवाओगे, ना ही इसको आप ऐसे पानी में मिक्स कर सकते हो। इसको अगर देना है डायरेक्ट आप ब्रॉडकास्टिंग करोगे, ब्रॉडकास्टिंग मतलब हाथों के फैलाव से ऐसे डायरेक्ट खेत के ऊपर दोगे, या स्लरी में बना के मिला के दे सकते हो, या फिर आप इसको जैसे सूखी मिट्टी है उसमें मिला के डायरेक्ट खेत के ऊपर छिटवा दो। बेसिक इसका फॉर्मुलेशन ग्रैनुलर होने का ये है कि जब ये ग्रैनुलर फॉर्म में है तो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर डिसॉल्व होना शुरू होगा, कि ऐसे नहीं है जैसे बाकी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें लिक्विड में है इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाते हैं, नहीं, इसका जो है ये स्लो प्रोसेस है थोड़ा, 3 महीने इसको कम से कम, मतलब 3 महीने तक पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है। और उस 3 महीने के दौरान ये पूरे 3 महीने मिट्टी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये ग्रैनुलर फॉर्म में है, धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, इसलिए ये एक लॉन्ग लास्टिंग टेक्निक है, लॉन्ग लास्टिंग टेक्नोलॉजी है कि रिजल्ट्स इसके आपको लंबे समय तक देखने को मिलेंगे। अब ठीक है ग्रैनुलर फॉर्म में तो है, बट इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें आपको बेसिकली ह्यूमिक एसिड मिलेगा, साथ में विटामिन मिलेंगे, अमाइनो एसिड्स मिलेंगे एंड सीवीड मिलेगा। ह्यूमिक एसिड जो है एक, आप हम सबको पता है एक एलिमेंट होता है, एक चीज होती है मिट्टी में, ह्यूमस। ह्यूमस जो है बेसिकली जो डेड मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो डेड प्लांट्स है चाहे वो डेड एनिमल्स है, ठीक है, उससे होगा। सो प्लीज वेट अ मिनट, थोड़ा टेक्निकल। हेलो, हाँ जी सर, शायद मैम जो है, सॉरी सर, टेक्निकल इश्यूज है। ये सर कंटिन्यू कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो इसमें आपको ह्यूमिक एसिड मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, अमाइनो एसिड्स, सीवीड एंड एज वेल एज आपको इसमें माइक्रोब्स भी मिलेंगे, दैट इज बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ह्यूमिक एसिड जो है बेसिकली ह्यूमस से बना,
ठीक है। ह्यूमस किससे बना है? जो भी डेड मटेरियल है, चाहे वो डेड एनिमल्स है, चाहे वो डेड प्लांट्स है, उससे बनेगा। और विटामिन जो है, विटामिन जो उसकी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। अमाइनो एसिड क्या है? बेसिकली प्लांट को प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन, जैसे अगर हम अपनी बात करें, हमारी सारी बॉडी जो है प्रोटीन के बनी हुई है, वैसे ही प्लांट की स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती और उसका जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है प्रोटीन के ऊपर। सीवीड जो है ये एक सी एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, जिसकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में साथ साथ मिट्टी को न्यूरिश करने में मदद करती है। और बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स, वो भी सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, चाहे वो एजोटोबैक्टर है, ज़ीरोमोनास है, पीएसपी, केएमडी, सारे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको जो बेनिफिशियल फंगस होती है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। अब तक हमें फंगस का यही मालूम था कि फंगस जो है बीमारी ही कॉज करती है, पर कुछ फंगस ऐसी भी होती है जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल होती है। जैसे अगर बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या करता है? जितना भी मिट्टी में पानी है, न्यूट्रिशन है, उसको सोख के पूरे प्लांट तक पहुंचाता है, ठीक है। तो अर्थवेल में आपको ये सारी चीजें, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, फंगस हो गया, ह्यूमिक एसिड, विटामिन, अमाइनो एसिड, ये सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ अब मिट्टी की क्या है, वो ज्यादा नरिश हो रही है, उसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ रहा है, इट मीन्स कि वो फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब अभी हमने बात की कि एक लेयर बन रही है केमिकल की लेयर को ये धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देगा। इसमें जो ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड क्या करेगा? उस केमिकल लेयर को धीरे धीरे तोड़ना शुरू करेगा। एज ए रिजल्ट, अब चाहे आप कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हो, पेस्टिसाइड दे रहे हो, न्यूट्रिशन दे रहे हो, वो मिट्टी के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हो मिट्टी का, उसका फायदा तभी आपको मिलेगा अगर वो मिट्टी के अंदर तक जा रहा है। बट अगर ऐसा कोई बैरियर बना हुआ है, केमिकल लेयर बनी हुई है, वो अंदर तक नहीं, एक बैरियर है जो प्रोडक्ट को अंदर नहीं जाने दे रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं। दैट इज द वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो उस लेयर को तोड़ना भी जरूरी है, तो ह्यूमिक एसिड उस लेयर को तोड़ना शुरू कर देगा। साथ ही साथ इसमें आपको मिल रहे हैं सारे न्यूट्रिशन, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो भी आपको एज ए ट्रेस एलिमेंट इसमें आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स हमने सारे पढ़ लिए कि इसमें आपको माइक्रोब्स मिल रहे हैं, ह्यूमिक एसिड मिल रहा है, लॉन्ग लास्टिंग टेक्नोलॉजी है, कार्बन और नाइट्रोजन की रेशियो को बना के रखता है। कार्बन और नाइट्रोजन जो है ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी नीड है प्लांट की, और उसकी रेशियो को बना के रखेगा। इसकी रेशियो होती है 8:1 हो जाती है, मतलब 8 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन 1 नाइट्रोजन, ठीक है। तो कार्बन और नाइट्रोजन की रेशियो को बना के रखेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब अगर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो ऑब्वियसली जो आगे क्रॉप है, जो प्लांट है, उसकी ग्रोथ भी अच्छे से आएगी, ठीक है। और आपको इसके रिजल्ट जो है, चाहे 3 महीने तक ये धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, बट आपको इसके रिजल्ट विद इन 1 वीक आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। डोसेज इसकी रहेगी 4 kg पर एकड़, ठीक है। और डायरेक्शन टू यूज कैसे है? इसको आप स्प्रे नहीं कर सकते, यूज करना है तो इसको आप ब्रॉडकास्ट करोगे या डायरेक्ट स्लरी में दोगे, या जो गोबर की खाद है, काऊ डंग है, उसमें मिक्स करके दे सकते हो। अब ये जो 4 kg पर एकड़ की डोसेज है, ये अगर आपने ज्यादा केमिकल नहीं यूज किया हुआ तब आपको 4 kg में रिजल्ट आ जाएगा। बट अगर आपने बहुत केमिकल यूज किया हुआ है, ठीक है, केमिकल को एक्सेसिवली यूज किया हुआ है अपनी फील्ड के ऊपर, तो इसकी डोसेज आपको बढ़ानी भी पड़ सकती है। जहाँ 4 किलो दे रहे हो, आप 8 से 12 किलो तक भी दे सकते हो। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है यहाँ तक। सो नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट आ जाता है ग्रो वेल। ग्रो वेल जो है, मेनली प्लांट को न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, वो न्यूट्रिशन जो प्लांट को ज्यादा मात्रा में चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, उसको हम बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। और इसमें आ जाते हैं हमारे 6 एलिमेंट, दैट इज वो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। और माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल,
ठीक है। वो न्यूट्रिशन जो प्लांट को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए उसको हम बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है। सो ग्रो वेल में आपको सभी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट आर 13 एलिमेंट्स। 13 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, सल्फर, सिलिकॉन एंड मेनी मोर। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या ऐसे है, जब भी प्लांट में डेफिशिएंसी आती है, कभी भी ऐसे नहीं है कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी आएगी। अगर एक की आती है, क्योंकि सबके जो ऑलमोस्ट सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं, सब में पत्ती का पीला होना लाजमी है कि जो लीफ है वो येलो होगी, या फिर प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, या फिर जो फ्रूट है उसका साइज प्रॉपरली नहीं आता। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डेफिशिएंसी सिम्टम जो होते हैं सेम होते हैं, बट कुछ सिम्टम्स जो है, कुछ जैसे जिंक की बात करें, अब जिंक की कमी में क्या होता है कि जब प्लांट की लीव्स होती है वो जलनी शुरू हो जाती है, बर्न लीव हो जाती है। अगर आयरन डेफिशिएंसी की बात करें, आयरन डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जो प्लांट की लीफ होती है वो येलो रहती है, पर उसकी जो नसें होंगी, वेन्स होंगी, वो ग्रीन कलर की रहती है। ठीक है, तो इनके पैटर्न के अकॉर्डिंग तो ठीक है कि अगर आयरन है तो आपको एग्जैक्ट पता है आयरन की कमी है, बट ऑलमोस्ट सभी केसेस में क्या होता है कि सब में सिम्टम सेम आते हैं। ठीक है, तो अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ रही है अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आ रही है तो ग्रोवेल जो है इसके लिए बेस्ट है। इसमें आपको सारे 13 एलिमेंट्स जो है मिल जाएंगे, और सभी जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जो डेफिशिएंसी हुई है, वो जल्दी से क्योर होनी शुरू हो जाएगी। ये चाहे वेजिटेटिव स्टेज है चाहे रिप्रोडक्टिव स्टेज है, दोनों में आप इसकी स्प्रे करवा सकते हो। एज ये क्योंकि एक लिक्विड प्रोडक्ट है, इसको चाहे आप स्प्रे करवा दो चाहे इसकी ड्रिंचिंग करवा दो, दोनों में रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आपको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट मतलब कि आज आपने स्प्रे करवाई और आप चाहते हो कि रिजल्ट आपको 2 दिन में ही दिखने शुरू हो जाए, तो आप हमेशा कोशिश करो कि इसकी स्प्रे प्लांट के ऊपर करवाओ रेदर देन ड्रिंचिंग। क्योंकि जब ड्रिंच करवाते हो तो पहले वो रूट्स में जाएगा, रूट से आगे फिर स्टेम में जाएगा, फिर पूरे प्लांट को मिलेगा। अगर डायरेक्ट ही आप इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे करवा देते हो तो प्लांट्स के जो पोर्स होते हैं लीव्स के, इसको जल्दी पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, तो अंदर जल्दी चला जाएगा और जल्दी जो डेफिशिएंसी है उसको क्योर करना शुरू कर देगा। साथ ही साथ ये सीड्स की जर्मिनेशन में भी मदद करता है और हेल्दी रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये भी इको फ्रेंडली है। जब भी आप इसकी स्प्रे करवाओगे आपको कोई रेजिड्यू देखने को नहीं मिलेगा। अब जितने भी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं हम, ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, कोई केमिकल इनमें यूज नहीं किया गया, प्रॉपरली जो भी ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं उन्हीं से ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए। ठीक है, और डोसेज इसकी रहेगी 2 से 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर, 2 से 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर। बाकी डिपेंड करता है कि कौन सा टैंक आप यूज कर रहे हो। अगर तो 15 लीटर का टैंक है तो उसमें आप 30 to 35 ml डाल सकते हो। तो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है वेल एग्रो 90, दैट इज द स्टिकर। ठीक है, अब कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हो, जैसे आपने ग्रो वेल दिया अभी, अब ग्रो वेल दिया है तो अकेला मान लो दे दिया, स्प्रे करवा दी और कुछ ही देर बाद बारिश आ गई, प्लांट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जाने में टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे नहीं स्प्रे करवाई साथ ही में वो एब्जॉर्ब हो गया, साथ ही में पेनिट्रेट हो गया, नहीं, उसको एक टाइम लगता है कि अगर आपने स्प्रे करवा दी साथ ही में बारिश आ गई बट उसी दौरान वो पेनिट्रेट नहीं हुआ, सारा वॉश आउट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट की वेस्टेज हो जाएगी। तो इसीलिए आपने जब भी ग्रो वेल देना है या नाइट्रो वेल देना है, उसमें आपने वेल एग्रो 90 को मिक्स करना ही करना है, क्योंकि ये एज ए स्टिकर, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेटर, ट्रांसलैमिनेटर सभी तरह काम करता है। ठीक है, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर इसकी वर्किंग की बात करें, ये एज ए स्प्रेडर भी काम करता है। स्प्रेडर मतलब कि आपने कोई प्रोडक्ट दिया, ग्रो वेल में मिक्स करके दिया, तो जब आप स्प्रे करोगे तो वो जल्दी से पूरी पत्ती को कवर कर देगा, पूरी पत्ती के ऊपर फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, तो एज ए स्प्रेडर भी काम करता है। वेटर
मतलब जो लीफ है, जो प्लांट है, उसके मॉइस्चर लेवल को बना के रखता है, पत्ती को सूखने नहीं देता। स्टिक हो जाता है पूरा स्टिकर की तरह। अब जैसे हम छोटे होते स्कूल जाते थे, है ना, स्कूल में क्या करते, नोटबुक्स होती थी, उसके ऊपर एक ब्राउन कवर चढ़ाते थे, ब्राउन कवर के ऊपर एक और कवर, ट्रांसपेरेंट कवर, सो दैट कि जो अंदर वाला कवर है वो खराब ना हो। ये भी वैसे ही काम करता है कि जो आपने प्रोडक्ट दिया है उसको स्टिक कर देता है, उसको चिपका देता है प्लांट के साथ, और एज ए ट्रांसलेमिनेटर की तरह काम करता है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट लेयर बना देता है। ठीक है, अब जितनी जल्दी वो अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा उतनी जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, अपने काम करना, एक्टिविटी करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसकी जो डोसेज है वो रहेगी 0.5 to 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर। 0.5 to 1 ml इज सफिशिएंट। अगर फिर 15 लीटर की टैंक है तो उसमें 5 ml आप दे सकते हो। क्लियर सर? सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है क्रॉप वेल। यस, क्रॉप वेल जो है ये क्या है कि ऐसा प्रोडक्ट है जो मेनली फ्रूटिंग स्टेज हो गई, ब्लूमिंग स्टेज हो गई, दोनों के लिए फायदेमंद है। ठीक है, अब जैसे बहुत सी हमें ऐसी क्वेरीज आती हैं कि मैम जो फ्रूट है वो टाइम पे नहीं आ रहा, या फ्रूट प्री ड्रॉपिंग होनी शुरू हो गई है। ठीक है, प्री ड्रॉपिंग शुरू हो गई है, उसका साइज अच्छे से नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर साइज ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट उस अपीयरेंस जो है वो अच्छी नहीं है, उसके ऊपर दाग आने शुरू हो गए हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ, हो सकता है कि वो फंगस के कारण हो सकता है कि उसमें किसी न किसी कमी आ रही है, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी आ रही है, उसके कारण हो सकता है। अब प्लांट को जब फ्रूटिंग स्टेज आती है, फ्रूटिंग स्टेज के दौरान ब्लूम और कैल्शियम जो है, सॉरी, बोरॉन और कैल्शियम जो है भरपूर मात्रा में चाहिए। बोरॉन और कैल्शियम क्या करता है कि प्लांट में जो सेल्स होते हैं, जो उनकी कोशिकाएं होती है, ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा आगे बनाने में मदद करता है। अब जितने ज्यादा सेल्स बनेंगे, फ्रूट का साइज उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा, उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। जितने सेल्स कम बनेंगे, जितना बोरॉन और कैल्शियम की कमी आती जाएगी, जो उसका साइज है वो छोटा रहना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम ऐसे आएगा कि फ्रूट जो है प्री मेच्योर, मतलब मेच्योर होने से पहले ही नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो उसका जो फ्रूट जो है छोटा है, जिसका साइज प्रॉपर नहीं है, ऊपर दाग आए हुए हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू ऑब्वियसली फिर ज्यादा नहीं बढ़ती। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आ रही है, उसमें आपने यूज करना है क्रॉपवेल। ठीक है, क्रॉपवेल क्या करता है, ये जो भी फ्रूट है, फ्रूट इन द सेंस फ्लावर के आगे, फ्लावर के बाद जो चीज बन रही है फ्रूट, चाहे वो फ्रूट्स वाला फ्रूट है या वेजिटेबल है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ फ्रूट। ठीक है, तो फ्रूटिंग स्टेज जो होगी वो बढ़िया बनाएगा, सेल की जो डिफरेंशिएशन है, जो मल्टीप्लिकेशन है, उसको आगे बढ़ाएगा। जितने ज्यादा सेल बनेंगे उतना ज्यादा फ्रूट बड़ा होगा। साथ ही साथ फ्रूट का जो लस्टर होगा, जो उसकी अपीयरेंस होगी, उसको अच्छा बनाएगा। और इसके साथ एक और बेनिफिट मिल जाता है कि जो फ्रूट है या वेजिटेबल है, उसका जो टेस्ट है उसको भी बढ़िया करता है। ठीक है, अब ये देखो, ये सारी चीजें हो रही है कैसे, ऑर्गेनिक वेस्ट, कोई केमिकल नहीं यूज कर रहे, ठीक है, कोई रेसिड्यू नहीं आ रहा किसी चीज का। प्लांट के लिए, मिट्टी के लिए भी बेहतर है, और आगे जो कंज्यूम कर रहे हैं हम, जो ह्यूमन बींग्स जो हमें जो कंज्यूम कर रहे हैं इन फ्रूट्स को, इन वेजिटेबल्स को, हमारे लिए भी हेल्दी है। ठीक है, तो ये प्लांट के फ्रूट के साइज को इंक्रीज करेगा, प्री ड्रॉपिंग से बचाएगा, साथ ही साथ उसके जो सेल्स है उसको ज्यादा से ज्यादा बनाएगा, और उसके टेस्ट और लस्टर को भी बना के रखेगा। अब ऑब्वियसली ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू जो होगी वो भी ज्यादा होगी। अब कई बार एक कंडीशन आती है कि जब आप हार्वेस्टिंग कर लेते हो, ठीक है, फ्रूट्स जो है या वेजिटेबल है, आपने उसको तोड़ लिया और मार्केट तक लेके जाना है। अब ऐसे नहीं है कि आज आपने किया तो आज शाम को ही ले गए। कई बार क्या होता है, फ्रूट जो वेजिटेबल है मार्केट में पड़ा रहता है, ये उसकी शेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, कि मार्केट तक जाते जाते जो फ्रूट है वो वैसे ही फ्रेश, वैसे ही रहेगा जैसे वो हार्वेस्टिंग टाइम पे था, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड सर।
अब बेनिफिट्स इसके क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली है बिल्कुल, क्योंकि कोई पोल्यूशन कॉज नहीं कर रहा, ये कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ रहा मिट्टी के ऊपर, तो ये इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और अब और भी सॉरी के साइज को अच्छा बना रहा है, साथ ही साथ प्लांट को इतना स्ट्रेंथ दे रहा है कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आ रही है, क्लाइमेटिक कंडीशन, चाहे टेम्परेचर जो है कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखने में मदद करेगा, कि उसको स्ट्रेस में नहीं आने देगा। ठीक है, प्लांट जो फ्रूट है उसके वेट को इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ जो फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, दोनों को अच्छा बनाएगा।